ओके, परसिस्टेंस ऑफ आई, परसिस्टेंस ऑफ आई मतलब परसिस्ट, कितना देर परसिस्ट कर सकता है आंख, उसके बारे में कह रहा है। परसिस्टेंस ऑफ आई इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड इफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाइट वेव्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाइट वेव पल्सेस इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, देन I can distinguish them separately। अगर एक लाइट वेव का पल्स ओके अगर आंख से गुजर रहा है और उसका टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड हो गया तो ही क्या कर सकता है, उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। ओके, अगर इससे कम टाइम हुआ तो हमारा आंख उसको क्लियर कट नहीं देख पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ आई। ये परसिस्टेंस ऑफ आई कहलाता है कि कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए किसी लाइट वेव को पास करने के लिए आंख के द्वारा कि ऑब्जेक्ट को क्लियर कट सेंस कर सके, समझ सके। दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग है ना। एक पलक झपकाते हैं हम लोग है ना, तो 1 कितने टाइम में करते हैं, 1/10 सेकेंड हम लोग पलक झपका देते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ आई, हमारा आंख का परसिस्टेंस कितना होता है, 1/10 सेकेंड। इतने सेकेंड में हमारा लाइट वेव जो होता है आंख से निकल जाए तो उस ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ आई। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम अगर रहेगा तो हमारा आंख उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, सेंस नहीं कर पाएगा, फील नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। ओके, इस बात को आपको समझना है। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ आई। उसके बाद चलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई, लाइट से रिलेटेड है। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है आंख का, आंख ये देखो आदमी का आंख है, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं O1 एंड O2, इनके बीच सेपरेशन है स्मॉल d एंड इन दोनों ऑब्जेक्ट का आंख से कितना दूरी है, कैपिटल D रखा हुआ है। तो एंगल जो थीटा ये सबटेंड कर रहा है, ये एंगल कितना होना चाहिए, तो आंख का रिजॉल्विंग लिमिट कितना है, रिजॉल्विंग लिमिट कम से कम कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 1 मिनट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई। आंख जो होता है 1 मिनट जो एंगल अपने आंख के पास बना रहा है, ये आदमी का आंख हो तो एक जगह 1 मिनट इतना डिग्री बना रहा हो, ज्यादा हो गया, 1 मिनट का एंगल से ज्यादा बनाएगा तो ही क्या कर पाएगा, ऑब्जेक्ट को क्लियर कट देख पाएगा। उससे कम अगर बना दिया, उससे कम अगर एंगल बन गई हो गई तो उस ऑब्जेक्ट को क्लियर कट नहीं देख पाएगा। दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग मतलब ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर सके, अलग अलग सेपरेट करके देख सके, इंटरमिंगल नहीं हो, इंटरमिक्सिंग ना हो, है ना, मिक्सिंग ना हो, एक दूसरे के धुंधला ना आ जाए, मतलब क्लियर कट देख सके। दो ऑब्जेक्ट को क्लियर कट देखने के लिए आंख को कितने एंगल से कम कितने एंगल से देखना होगा, कम से कम कितना एंगल, मिनिमम एंगल, इसको रिजॉल्विंग लिमिट कह सकते हैं। मिनिमम एंगल विथ व्हिच एन आई कैन रिजॉल्व द टू ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई। आंख का रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, तो वो कम से कम एंगल पूछ रहा है, कम से कम एंगल, ज्यादा नहीं बात कर, कम से कम एंगल। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई दैट इज इक्वल टू 1 मिनट 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। लेकिन इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो भी आराम से देख सकता है, इससे कम होगा तो ऑब्जेक्ट को क्लियर कट नहीं देख पाएगा। तो जस्ट इसको रिजॉल्व करने की बात बोलते हैं, जस्ट रिजॉल्व, और इससे ज्यादा हुआ तो आराम से रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, 1 मिनट ऑफ एंगल टू रिजॉल्व देम सेपरेटली। ओके, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इस तरह से हम लिखे हैं, तो 1 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट किए इतना होता है। और आप सबको पता होगा कि 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 180 बट्टा पाई, है ना। 1 डिग्री सॉरी कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। वो हमने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, क्लियर कट आपको दिख रहा है। रिजॉल्विंग लिमिट इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। लेकिन अगर आंख नहीं देख पाए क्लियर कट तो थीटा को लेस देन कितना होना चाहिए, 1 मिनट से लेस होना चाहिए फॉर नॉट सीइंग क्लियरली, नॉट रिजॉल्विंग नहीं कर पाए क्लियरली, है ना, रिजॉल्व नहीं कर पाए क्लियरली, उस केस के लिए थीटा को कम होना चाहिए, उससे 1 मिनट से कम होगा तो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। ये कहने का मतलब रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई, लिमिट कितनी है, सबसे कम एंगल कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/10
60 डिग्री, 1/60 डिग्री। आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, दैट इज सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन। सी की वैल्यू है, ऑब्जर्वर अगर स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करे तो वो उतना ही रहेगा जितना स्पीड ऑफ लाइट का होता है। ये ऑब्जर्वर के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स स्पीड। ऑब्जर्वर के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सपोज दैट ये लाइट है, ऑब्जर्वर इधर से आ रहा है, ऐसे किधर आ रहा है। ऑब्जर्वर की स्पीड, जब ऑब्जर्वर लाइट को देखेगा, सनलाइट को या लाइट को देखेगा, तो उसको उतना ही स्पीड नजर आएगा। ओके, उसको उतना ही स्पीड नजर आएगा, उससे कम और उससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आएगा, उतना ही स्पीड नजर आएगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका बेसिक पोस्टुलेट है, जो फर्स्ट किसके द्वारा बताया गया था? रोमर के द्वारा 1676 में बताया गया था। बाद में आइंस्टाइन ने भी इसको बताया। ठीक है, देख लीजिए, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ऑब्जर्वर इधर जा रहा हो और लाइट भी इधर जा रही हो, फिर ऑब्जर्वर देखे तो भी इतना ही स्पीड आएगा, ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के नजदीक आए तो भी ऑब्जर्वर को उतना ही स्पीड आएगा, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, ओके, अभी हम लोग चलेंगे, कुछ और स्टडी करते हैं। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज करता है लाइट का। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जा रही हो तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज करती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करेगी और साथ में वेवलेंथ भी चेंज करेगा। मैंने इसे पहले बता दिया था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है, क्योंकि इनका एक रिलेशन है, एक संबंध है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी के बारे में मैंने बोला c/μ और वेवलेंथ के बारे में बताया λ0/μ। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इसको गौर से देख सकते हैं इस इक्वेशन को कि वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज करते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेवलेंथ की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। और लैम्डा नॉट जो है वेवलेंथ है लाइट का इन फ्री स्पेस में इसका लैम्डा नॉट वेवलेंथ है। तो यहां देखिए, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज कर सकता है दूसरे मीडियम में जाने के बाद। मे चेंज, मस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इट मे चेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इट मे चेंज। तो चेंज अगर करेगा, मोस्टली चेंज ही करता है। तो अगर चेंज करेगा तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, वहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों इक्वेशनों को हम बाद में समझाएंगे क्या कहानी है। अभी आप ये समझो कि वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज। आगे चलते हैं, में चेंज का मतलब डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। डेंसर से रेयर में जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जाए। अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट अगर ट्रेवल करे, स्पीड लाइट का बढ़ेगा। लेकिन ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में अगर लाइट जाए तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। वैसे ही वेवलेंथ की बात करते हैं, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में लाइट जाए तो वेवलेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाए तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। रेयर से डेंसर में जाए तो क्या होगा? बढ़ेगा। लाइक दैट। यहां पे देखिए, आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड में डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड जो होगा है वेव का वो कांस्टेंट भी रहेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो कांस्टेंट भी रह सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज करने वाला नहीं है, डिक्रीज कर सकता है या कांस्टेंट रह सकता है। एम्पलीट्यूड को कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम तो हो ही गया भाई, अब उससे ज्यादा क्या हुआ? उससे कम हो सकता है या उतना रहेगा। तो एम्पलीट्यूड में डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ये भी एक कहानी आप समझ लीजिए,
ये जनरल सी बात है, मैंने इसको वर्ड में बताया, आप उसको वेव की तरह देख सकते थे, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो मैंने इतने सारे वेव्स बताए हैं, आप वेव्स को ही देख सकते हैं। जो किसी तरह का वेव मैंने अगर आपको इस तरह से बताया है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये घटता है, बढ़ता नहीं। ये इतना नहीं हो जाएगा, ये इतना नहीं हो जाएगा, ये बढ़ने वाला नहीं है, ये घटेगा या कम हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कभी भी बढ़ती नहीं है, एनर्जी कभी भी बढ़ेगी नहीं। सिस्टम करेंगे हम लोग, है ना। इंटेंसिटी से भी एम्पलीट्यूड जुड़ा हुआ है ना। चलिए, और इंटेंसिटी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, कितना ज्यादा मटेरियल, कितना ज्यादा ये है, उससे भी जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। कलर एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। कलर एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कलर एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे, इफ लाइट passes from one medium to another medium, then color and frequency does not changes. Color and frequency will remain same. It means color is determined by frequency only. कलर को डिटरमाइन करने वाला कौन है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है कलर को। अगर फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं करेगा तो कलर कहां से चेंज करने वाला है। याद रखिएगा, कलर इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करने पर नहीं चेंज होते हैं। वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहां आप गौर से देखिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है, सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, सी बाई लेमडा नॉट, है ना। तो किसी भी मीडियम में आप ये देखना, किसी मीडियम में उस लाइट का स्पीड भी हो गया और वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा हो गया, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये दोनों चेंज करेंगे। उस हिसाब से आप देखो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है लाइट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है फॉर ए गिवन मीडियम। अगर मैं गिवन मीडियम की बात करूं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने दोनों में कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड फॉर ए गिवन मीडियम। स्पीड किसके द्वारा डिटरमिन होगा, किसके द्वारा डिटरमिन होगा, फॉर ए गिवन मीडियम। लाइट की बात मैं करूं फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में ऑल लाइट्स का सेम स्पीड आएगा, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, हर एक कलर, जितने सारे कलर हैं फ्री स्पेस सबका स्पीड सेम होगा। लेकिन दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसका स्पीड अलग होगा। वेवलेंथ फ्री स्पेस में जो आता है वो दूसरे मीडियम उतना वेवलेंथ नहीं आता है। तो यहां देखिए, एक मीडियम के लिए, गिवन मीडियम के लिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा कांस्टेंट इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर ए गिवन मीडियम। आप देखो ग्रीन लाइट का वेवलेंथ वायलेट कलर से ज्यादा होगा, वेवलेंथ भी ज्यादा होगा प्लस स्पीड भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो ग्रीन लाइट जो है इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एक पार्टिकुलर मीडियम में। चाहे आप फ्री स्पेस को छोड़ के आप वाटर मान लो, एयर मान लो, या एयर को तो लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं, तो एयर को भी छोड़ के आप ऐसा मान लो, ग्लास मान लो, वाटर मान लो, दूसरा कैल्साइट मान लो, क्वार्टज मान लो, उसमें ग्रीन कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर से ज्यादा होगा प्लस उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी वायलेट कलर से। ये कहने का मतलब ऑब्जर्व की गई चीजें। ओके, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, या आप देख लो फ्रीक्वेंसी, इससे आप डिटरमिन कर सकते हो कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, यहाँ चलते हैं। फॉर डिफरेंट मीडिया दूसरे मीडियम में लाइट अगर जाएगी एक्सेप्ट फ्री स्पेस के अलावा दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है, तो ऐसे मीडियम्स में लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। तो किसी भी मटेरियल सबस्टेंस का मैक्सिमम स्पीड सी आता है, सी आता है। तो फॉर डिफरेंट मीडिया v इज लेस देन c, इक्वल टू आप कर सकते हो, इक्वल टू c कब करेंगे, जब अप्रोक्सीमेटली आप फ्री स्पेस से एयर में जाए तो इक्वल टू आप कर सकते हो, ग्रेटर नहीं कर सकते। इक्वल टू आप कर सकते हो फ्री स्पेस और एयर के लिए, है ना। तो इसमें आप इक्वल कर सकते हो। तो कहानी में क्या हो रहा है कि जो स्पीड, मैं
आपको और क्लियर कर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, फ्री स्पेस, दैट विल बी ग्रेटर देन स्पीड इन एयर। और इसको इक्वल मत करो, अगर इक्वल करोगे तो इन दोनों को इक्वल करना होगा, यहाँ इक्वल तो यहाँ भी इक्वल। ओके, तो वैक्यूम में और एयर में अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली स्पीड सेम होता है। एयर और वाटर में डिफरेंट होता है, एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा, वाटर का कम। वाटर में ज्यादा स्पीड होगा और ग्लास में कम स्पीड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन ग्लास। वाटर इज ऑप्टिकली, सॉरी रेयर, यहां रेयर होगा ना, ये डेंसर होगा, इसमें स्पीड कम है। ऑप्टिकली डेंसर है ये ग्लास, और ये क्या है, वाटर क्या है, वाटर क्या रेयर है। ऑप्टिकली इट इज डेंसर एंड इट इज रेयर, स्पीड डिटरमिन हो रहा है। ओके, और भी आप बहुत सारे जगहों पे कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको, चलिए इतना बात समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पता करना होता है कि आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक मीडियम क्या होती है। ओके, तो इसको समझना काफी आसान है, बहुत इजी है। आइसोट्रोपिक मीडियम और एनाइसोट्रोपिक मीडियम क्या होते हैं वो समझिए। पहला है इसका डिफिनीशन, ये क्या है, आइसोट्रोपिक मीडियम किसे कहते हैं। इन इट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड हर एक डायरेक्शन में सेम हो। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, स्पीड जो होता है उसको, या वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी सेम रहता है, उसको हम आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए वाटर और ग्लास ले लीजिए, ये आइसोट्रोपिक मीडियम हो गए। और एनाइसोट्रोपिक मीडियम क्या होते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस मीडियम में, कैल्साइट में या क्वार्टिज में, डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट का वेलोसिटी अलग अलग आता है। इसके लिए आप कैल्साइट को देख लो, क्वार्टिज को देख लो, है ना, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक मीडियम। ओके, ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड हेटेरोक्रोमेटिक लाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें थोड़ा सा स्टडी करना है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमैटिक और मोनो से बना हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का क्या होता है, सिंगल, है ना। अगर मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, एक ऐसा लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, और सिंगल वेवलेंथ जब आता है लाइट का तो कलर्ड ही होता है। सिंगल वेवलेंथ जब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कलर्ड लाइट होगी। चाहे सिंगल वेवलेंथ अगर रेड का है तो कलर कैसा होगा, रेड का। सिंगल वेवलेंथ अगर ब्लू का होगा तो ब्लू ही दिखेगा। सिंगल वेवलेंथ अगर ग्रीन का है तो ग्रीन ही दिखेगा। सिंगल वेवलेंथ अगर येलो का है तो येलो ही दिखेगा। ओके, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं रहता है, काफी इजी चीजें हैं, इससे पहले भी हम लोग समझ गए होंगे, लेकिन बहुत को क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जान लेंगे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ ऑलवेज कलर्ड होगा। सिंगल वेवलेंथ एक ही वेवलेंथ होगा, एक ही वेवलेंथ होगा, दूसरा वेवलेंथ लाइट का नहीं होगा, याद रखना है इस चीज को। उसी को हम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। सिंगल वेवलेंथ होगा तो सिंगल वेवलेंथ का लाइट जो होगा उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होंगे, सिर्फ सिंगल वेव का नहीं होगा, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होंगे, तो जाकर के उसको हम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। लाइट का मतलब ही होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होने चाहिए, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होने चाहिए। ओके, मतलब इंटेंस होना चाहिए, इंटेंस, ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए लाइट की। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द हेटेरोक्रोमैटिक लाइट। हेटेरोक्रोमैटिक लाइट के बारे में पढ़ते हैं। हेटेरो मतलब नॉट सिंगल, सिंगल नहीं है, बहुत सारे वेवलेंथ इसमें होंगे। क्रोमैटिक लाइट है ना, बहुत सारे लाइट होंगे, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे उसमें, है ना। तो ऐसा लाइट जो बहुत सारे वेवलेंथ का मिक्सचर हो, लाइट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। लाइट एक ऐसा लाइट जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ का मिक्सचर हो, उसको हम हेटेरोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। दैट विल नॉट बी कॉल्ड द मोनोक्रोमैटिक लाइट, दैट विल बी कॉल्ड द हेटेरोक्रोमैटिक लाइट।
ऐसे ऐसे लाइट को हेटेरोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोग व्हाइट लाइट, सनलाइट के बारे में आप जानते ही हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, ये सब चीज जानते ही हैं, है ना। चलते हैं क्या क्या एग्जांपल है मोनोक्रोमेटिक लाइट के। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल है लेजर, सोडियम लाइट, है ना। ये सब जो है एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट के सब उदाहरण हैं, एग्जांपल हैं। तो एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक लाइट बाइक्रोमेटिक होता है। एक्चुअली ये सोडियम लाइट जो होती है वो क्या होती है, बाइक्रोमेटिक होती है, जिसमें 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ भी पाए जाते हैं। इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन नियरली माना जाता है, नियरली, एग्जैक्ट नहीं, नियरली ये सिंगल वेवलेंथ का है, मोनोक्रोमेटिक हम समझते हैं इसको, नियरली इसको हम एवरेज करके मोनोक्रोमेटिक समझते हैं। देन आफ्टर एक ऐसा है लेजर लाइट, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जिसका बहुत सारा मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन है। लेजर लाइट से बहुत सारे कैंसर बीमारियों को भी ट्रीटमेंट दी जाती है, ऑपरेशन भी होता है, बहुत सारा जो काटा भी जाता है, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। इस लेजर लाइट का यूज करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं मून का अर्थ से। सो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेजर का बहुत सारे यूज होते हैं। तो लेजर एक्चुअली है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? लेजर का फुल फॉर्म कैसे है? व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ लेजर? लाइट एम्प्लीफिकेशन, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, by S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन, ऑफ, R फॉर रेडिएशन। ये है लेजर का फुल फॉर्म। लेजर का फुल फॉर्म यही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर लाइट है। तो लेजर लाइट का क्या कहानी है वो थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने टॉपिक समझा है। तो हेटेरोक्रोमेटिक लाइट में, लेजर लाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हेटेरोक्रोमेटिक लाइट को देखते हैं। व्हाइट लाइट जो सनलाइट होता है वो हेटेरोक्रोमेटिक होता है। ओके, ये व्हाइट लाइट जो है, सनलाइट, चाहे फ्लोरोसेंट लाइट जो आती है, ये सब के सब क्या है, हेटेरोक्रोमेटिक लाइट होते हैं। इसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं होते, सिंगल लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बहुत सारे वेवलेंथ होंगे तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लाइट को हम हेटेरोक्रोमेटिक लाइट के नाम से जानते हैं। और ये जस्ट अपोजिट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। ओके, इसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट पाए जाते हैं इसमें। ओके, तो लेजर का क्या डिफिनीशन? लेजर का डिफिनीशन है कोहेरेंट। डिफिनीशन देखिएगा, बहुत अच्छा डिफिनीशन है। कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट मतलब एक ही सोर्स से निकला हुआ। कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए। इंटेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट वेव्स होने चाहिए, वेरी इंटेंस, है ना। यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में जाना चाहिए लाइट को, ऐसे वैसे इधर उधर नहीं, सिंगल डायरेक्शन में जानी चाहिए। सिंगल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में जानी चाहिए। यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट एज अ रे समझो, बीम ऑफ लाइट मतलब रे, which has very small tendency to spread, जिसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है स्प्रेड होने की। ये स्प्रेड नहीं होगा, ये फैलेगा नहीं, सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता चला जाएगा। वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू स्प्रेड, ऑलवेज कलर। ये जो लेजर लाइट होते हैं हमेशा कलर होता है, चाहे रेड लेजर लाइट हो, चाहे येलो लेजर लाइट हो, है ना, ग्रीन जो है ना, लेजर लाइट हो, ये सब हमेशा क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये व्हाइट लाइट नहीं होती। ओके, इसीलिए हमने बताया आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट के बीच में मैंने डिफरेंस करके बता दिया, एग्जांपल्स भी आपको बता दिया। ओके, आप ये ध्यान में रखिएगा।